5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हुआ शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ करेंगे भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता। आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और साथ ही तकनीकी सहयोग पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल, हमास के खात्मे को बताया जरूरी। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर होगी नजर। नमस्कार, 11 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागिरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की भी सीटें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। पहले सत्र में वे उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारियों से वे मुलाकात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं। इसके बाद शेष विचार विमर्श हाइब्रिड प्रारूप से आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन करेगा। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान,
थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख वी.आर. चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले विषय पर एक भाषण देंगे। बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और साथ ही तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए तरीकों पर चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रोन क्वाक पगोड़ा का दौरा भी किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान वह कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर में मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की ही शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले ये सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस 4 जुलाई को केस में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने और हाथ छोड़कर बुलेट चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक खाली गाड़ी पर हाथ छोड़कर बुलेट पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रविवार को इस वीडियो के सामने आने के बाद वह विवादों में घिर गए हैं। उन पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए लोग सवाल कर रहे हैं। और अब खबर बदलते मौसम की। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलापुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में ना जाएं। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है।
18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में 6 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है, जिससे मनाली लेह राजमार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। वहीं कुंजुम सहित रोहतांग दर्रे पर भी करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। आज और कल दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते सामान्यतः बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को भी बरकरार रही। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 से ऊपर, जो कि खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बाहरी इलाकों के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कुल मिलाकर राजधानी की हवा खराब श्रेणी में ही रही। हवा की रफ्तार बहुत तेज ना होने और तापमान में कमी आने के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक ठहर रहे हैं, इसलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। NCR के शहरों की बात करें तो फरीदाबाद का 270, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 168, जबकि नोएडा का 200 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का AQI खराब, जबकि अन्य सभी जगह मध्यम श्रेणी में रहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इजराइल हमास संघर्ष पर बात करेंगे। खबरें होंगी और भी, आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार स्थानीय समय अनुसार 9 बजे से 5 घंटे के लिए ये खोला जा रहा है। इसके जरिए राफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। साथ ही मानवीय सहायता लेकर आने वाले ट्रकों को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर राफा क्रॉसिंग के खुलने पर परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडरों को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले हफ्ते गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल से गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया गया है। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नज़रअंदाज करने को कहा है और साथ ही राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटे नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि गजा पर फिर से कब्जा करना इजरायल के लिए एक गलती होगा। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। CBS न्यूज़ के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में बाइडेन ने जोर दिया कि इजरायल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि इजरायल को लंबे समय तक क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। ये इंटरव्यू रात
रविवार रात तब प्रसारित हुआ जब इजरायली रक्षा बल गजा पर जमीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जिससे सैकड़ों हजारों निवासी दक्षिण की ओर भागने को मजबूर हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन ने मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की है। इजराइल हमास के चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई है। बाइडेन ने कहा कि वो गजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ मारे गए इजरायलियों के परिवार वालों से मुलाकात की है। परिजनों से बात कर पीएम ने उन्हें सांत्वना दी। पीड़ित परिजनों के समूह ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जल्द से जल्द वे हमारे अपनों को हमसे मिलवाएंगे। उनकी जल्द वापसी कराई जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजराइल पहुंचेंगे। ब्लिंकन इस समय अरब देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा वे कर रहे हैं। काहिरा से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हर कोई इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ एक बैठक में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा के नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के तरीकों और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं रविवार को उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई। इजरायल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोव क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद ये झड़प शुरू हुई। हिजबुल्लाह के हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह पर ड्रोन से हमला किया। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पर भी निशाना बनाया। इसमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी इजरायल के साथ टकराव की धमकियां सामने आ रही हैं। इजरायल से सभी देश के अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने 200 से अधिक नागरिकों को इजरायल से बाहर निकाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 200 से अधिक यूक्रेनियन, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चों को इजरायल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गजा पट्टी में हैं। 155 लोगों को इजरायल से बाहर ले जाने के लिए एक और उड़ान की योजना बनाई गई है। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल दिमित्रो लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गजा से निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल को विरोध का एक नोट भेजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग में 17 अक्टूबर को तीसरे BRI फोरम में भाग लेंगे। रूस समेत तालिबान और पाकिस्तान भी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की 10वीं वर्षगांठ पर 130 देशों को आमंत्रित किया है। रूस की RIA स्टेट न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा कि चीन की प्रस्तावित सहयोग की अवधारणा का मुख्य लाभ यह है कि सहयोग के ढांचे के भीतर कोई भी दूसरे पर कुछ भी नहीं थोपता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की BRI और उपनिवेशवादी देशों द्वारा अपनाई गई अन्य परियोजनाओं में अंतर है। रूस के इस बयान को सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है और इसे चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर भी BRI फोरम में भाग लेंगे। वह सोमवार से शुरू होने जा रही अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के तहत मोटरवे और हाईवे से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
आपको याद होगा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के मंच से भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। G20 सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा चीन के लिए भी एक अहम संदेश है। यह कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग चीन से इतर अपनी तरह की एक बड़ी पहल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वास्तव में एक बड़ी डील है। चीन इस परियोजना का विरोध करता रहा है। हिंसा की लहर और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच इक्वाडोर ने दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन गठबंधन से डैनियल नोबोआ को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। प्रारंभिक आधिकारिक परिणामों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय चुनाव परिषद CNE ने कहा कि नोबोआ को 52.29% वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस को 47.71% वोट मिले हैं। 90.71% वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए गए। रविवार की रात CNE अध्यक्ष डायना अटामेंट ने पुष्टि की है कि परिणाम अपरिवर्तनीय हैं और नोबोआ को दक्षिण अमेरिकी देश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देश भर में कड़े सुरक्षा उपायों के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया। इस बीच उनके प्रतिद्वंदी गोंजालेस ने हार मान ली है। पोलैंड के आम चुनाव में विपक्षी नेता डोनाल्ड टस्क की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी हो सकती है। रविवार को संसदीय मतदान के बाद एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस PIS को बढ़त तो हासिल है, लेकिन शासन करने लायक पर्याप्त वोट नहीं मिले हैं। PIS और उसके नेता जोरोस्लाव केजेंस्की को 36.8% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि डोनाल्ड टस्क के सिविक प्लेटफॉर्म को 31.8% वोट मिल सकते हैं। इप्सोस द्वारा किए गए एग्जिट पोल के अनुसार दो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सिविक प्लेटफॉर्म को पोलैंड की संसद के निचले सदन सेजेम में 460 सीटों में से 248 सीटें मिल सकती हैं। अगर अंतिम परिणाम सर्वेक्षण से मेल खाते हैं तो PIS को सरकार में तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसके संभावित गठबंधन सहयोगी धुर दक्षिणपंथी परिसंघ को केवल 6.2% वोट मिलने की उम्मीद है, जो कि केवल 12 सीटों के बराबर है। कड़े मुकाबले वाले चुनाव के अंतिम नतीजे आज देर रात या मंगलवार से पहले आने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भुखमरी की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 1981 में पहले विश्व खाद्य दिवस से दुनिया भर के देशों में इस दिवस को मनाने की एक परंपरा रही है। पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में आए तेज भूकंप के झटकों के बाद हजारों लोग मारे गए हैं और पूरे गांव तबाह हो गए हैं। अफगानिस्तान के लोग एक के बाद एक भूकंप के तेज झटके महसूस कर रहे हैं। इसमें अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आया भूकंप सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से कई अधिक भयावह है। संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक हफ्ते पहले मारे गए लोगों में 90% से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। बुधवार को 6.3 तीव्रता के दूसरे भूकंप ने गांव को तबाह कर दिया है। सैकड़ों मिट्टी ईंट के घर नष्ट हो गए हैं, जो इतनी ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। स्कूल, स्वास्थ्य क्लिनिक और अन्य ग्रामीण सुविधाएं भी ध्वस्त हो गई हैं। कई क्षेत्रों में भूकंप ने इस हद तक तबाही मचा दी है कि रेस्क्यू कर्मचारियों की संख्या वहां के जीवित लोगों से ज्यादा लगने लगी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और खेल की खबरों पर नजर डालेंगे। फिलहाल आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों को विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है, जबकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की बात करें तो टीम की कप्तान कुसुल मैंडिस के हाथों में होगी। दरअसल दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वनडे विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम रविवार शाम पुणे पहुंच गई है। टीम गुरुवार को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर होगी। भारतीय टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में टीम को जीत मिली है। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को और तीसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पूर्व खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल का आज नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका नई दिल्ली के एक अस्पताल में बीमारी के बाद निधन हो गया था। वे 86 वर्ष के थे। गिल दिसंबर 1996 और जून 2001 के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के पद पर रहे थे। गिल कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे और 2008 में उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया था। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की दायिका है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह आरती की गई। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि की एक करके घोषणा शुरू हो गई है। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने के शुभ मुहूर्त की घोषणा की जाएगी। 15 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय कर दी है। कपाट बंद होने की तिथि घोषित करने के लिए श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह आयोजित किया जाएगा। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी। विजयदशमी को ही द्वितीय केदार मधेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडेय मंदिर मक्कू मठ में तय होगी। साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी मंगलवार 24 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में तय की जाएगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमान आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। लॉ एंड ऑर्डर
सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं, तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खरगे की राजस्थान के 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हुआ शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन के साथ करेंगे भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता। आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और साथ ही तकनीकी सहयोग पर होगी चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में इजराइल हमास युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने कहा, गजा में जमीनी युद्ध से पहले 10 लाख लोग हुए विस्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, गजा पर कब्जा करना इजराइल की होगी भूल, हमास के खात्मे को बताया जरूरी। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर होगी नजर। नमस्कार, 11 बजे के समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे यहां चुनावी सभाओं को भी संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागिरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वे प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के 12 से पार्टी के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान है, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की भी सीटें शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। पहले सत्र में वे उदयपुर शहर, देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं दूसरी चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पदाधिकारियों से वे मुलाकात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं। इसके बाद शेष विचार विमर्श हाइब्रिड प्रारूप से आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन करेगा। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले विषय पर एक भाषण देंगे। बात करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक और साथ ही तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अपने दौरे के दौरान वह द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए तरीकों पर चर्चा करेंगे। रविवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का राजधानी हनोई में वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रोन क्वाक पगोड़ा का दौरा भी किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान वह कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर में मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की ही शुभकामनाएं भी दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले ये सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले की सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है। CBI ने इस 4 जुलाई को केस में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था।
बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने और हाथ छोड़कर बुलेट चलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वह एक खाली गाड़ी पर हाथ छोड़कर बुलेट पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। रविवार को इस वीडियो के सामने आने के बाद वह विवादों में घिर गए हैं। उन पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए लोग सवाल कर रहे हैं। और अब खबर बदलते मौसम की। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलापुझा और इडुक्की जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे केरल और लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में ना जाएं। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आने से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में 6 इंच से अधिक बर्फबारी हुई है, जिससे मनाली लेह राजमार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है। वहीं कुंजुम सहित रोहतांग दर्रे पर भी करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। आज और कल दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते सामान्यतः बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इससे प्रदूषण से राहत मिलेगी। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को भी बरकरार रही। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 200 से ऊपर, जो कि खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 पार यानी कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बाहरी इलाकों के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक यानी कि गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कुल मिलाकर राजधानी की हवा खराब श्रेणी में ही रही। हवा की रफ्तार बहुत तेज ना होने और तापमान में कमी आने के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज्यादा देर तक ठहर रहे हैं। इसलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। NCR के शहरों की बात करें तो फरीदाबाद का 270, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 168, जबकि नोएडा का 200 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का AQI खराब, जबकि अन्य सभी जगह मध्यम श्रेणी में रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार स्थानीय समय अनुसार 9 बजे से 5 घंटे के लिए ये खोला जा रहा है। इसके जरिए राफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। साथ ही मानवीय सहायता लेकर आने वाले ट्रकों को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर राफा क्रॉसिंग के खुलने पर परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। उत्तरी गजा में इजरायली सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडरों को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले हफ्ते गजा पट्टी में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच इजरायल से गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया गया है। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नज़रअंदाज करने को कहा है और साथ ही राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटे नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक निजी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि गजा पर फिर से कब्जा करना इजराइल के लिए एक गलती होगा। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। CBS न्यूज़ के 60 मिनट्स के साथ एक इंटरव्यू में बाइडेन ने जोर दिया कि इजराइल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा और निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनका मानना है कि इजराइल को लंबे समय तक क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करना चाहिए, इसके बजाय क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। ये इंटरव्यू रविवार रात तब प्रसारित हुआ जब इजरायली रक्षा बल गजा पर ज़मीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जिससे सैकड़ों हज़ारों निवासी दक्षिण की ओर भागने को मजबूर हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन ने मानवीय संकट खड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास के साथ बातचीत की है। इजराइल हमास के चल रहे युद्ध के बीच बाइडेन ने गजा में नागरिकों को मानवीय आपूर्ति प्रदान करने की इच्छा जताई है। बाइडेन ने कहा कि वो गजा में मानवीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में सभी भागीदारों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। वहीं महमूद अब्बास ने कहा कि हमास की गतिविधियां फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। बातचीत के दौरान अमेरिकी सैन्य समर्थन और नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चर्चा की गई। बाइडेन ने सभी देशों से आतंकवादी संगठन के रूप में हमास की निंदा करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के साथ मारे गए इजरायलियों के परिवार वालों से मुलाकात की है। परिजनों से बात कर पीएम ने उन्हें सांत्वना दी। पीड़ित परिजनों के समूह ने बैठक के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जल्द से जल्द वे हमारे अपनों को हमसे मिलवाएंगे। उनकी जल्द वापसी कराई जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज एक बार फिर इजराइल पहुंचेंगे। ब्लिंकन इस समय अरब देशों के दौरे पर हैं। जॉर्डन, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र का दौरा वे कर रहे हैं। काहिरा से रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि हर कोई इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ एक बैठक में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गजा के नागरिकों को नुकसान से दूर रखने के तरीकों और क्षेत्र में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं रविवार को उत्तरी सीमा पर इजरायली सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह के बीच झड़प हुई। इजरायल रक्षा बलों के अनुसार लेबनान सीमा पर विवादित माउंट डोव क्षेत्र के सैन्य ठिकानों पर लगभग 30 मोर्टार दागे जाने के बाद ये झड़प शुरू हुई। हिजबुल्लाह के हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि उसने मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दागी हैं। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह पर ड्रोन से हमला किया। सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पर भी निशाना बनाया। इसमें 2 लेबनानी नागरिक मारे गए हैं। इस बीच ईरान की ओर से भी इजरायल के साथ टकराव की धमकियां सामने आ रही हैं। इजरायल से सभी देश के अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने 200 से अधिक नागरिकों को इजरायल से बाहर निकाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 200 से अधिक यूक्रेनियन, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चों को इजरायल से निकालकर रोमानिया ले जाया गया है। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि कम से कम 260 यूक्रेनियन अभी भी गजा पट्टी में हैं। 155 लोगों को इजरायल से बाहर ले जाने के लिए एक और उड़ान की योजना बनाई गई है। यूक्रेनी मानवाधिकार लोकपाल लुबिनेट्स ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों को गजा से निकालने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने इजरायल को विरोध का एक नोट भेजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग में 17 अक्टूबर को तीसरे BRI फोरम में भाग लेंगे। रूस समेत तालिबान और पाकिस्तान भी इस समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की 10वीं वर्षगांठ पर 130 देशों को आमंत्रित किया है। रूस की
IA स्टेट न्यूज़ एजेंसी के अनुसार पुतिन ने कहा कि चीन की प्रस्तावित सहयोग की अवधारणा का मुख्य लाभ यह है कि सहयोग के ढांचे के भीतर कोई भी दूसरे पर कुछ भी नहीं थोपता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की BRI और उपनिवेशवादी देशों द्वारा अपनाई गई अन्य परियोजनाओं में अंतर है। रूस के इस बयान को सकारात्मक रूप से लेने की ज़रूरत है और इसे चीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर भी BRI फोरम में भाग लेंगे। वह सोमवार से शुरू होने जा रही अपनी बीजिंग यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC के तहत मोटरवे और हाईवे से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। आपको याद होगा कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन के मंच से भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। इसमें भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की भागीदारी होगी। G20 सम्मेलन में इस परियोजना की घोषणा चीन के लिए भी एक अहम संदेश है। यह कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग चीन से इतर अपनी तरह की एक बड़ी पहल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यह वास्तव में एक बड़ी डील है। चीन इस परियोजना का विरोध करता रहा है। हिंसा की लहर और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बीच इक्वाडोर ने दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन गठबंधन से डैनियल नोबोआ को अपना नया राष्ट्रपति चुना है। प्रारंभिक आधिकारिक परिणामों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय चुनाव परिषद CNE ने कहा कि नोबोआ को 52.29% वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी लुइसा गोंजालेस को 47.71% वोट मिले हैं। 90.78% वोटों की गिनती के बाद नतीजे घोषित किए गए। रविवार की रात CNE अध्यक्ष डायना अटामेंट ने पुष्टि की है कि परिणाम अपरिवर्तनीय हैं और नोबोआ को दक्षिण अमेरिकी देश का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया है। देश भर में कड़े सुरक्षा उपायों के बीच 10 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया। इस बीच उनके प्रतिद्वंदी गोंजालेस ने हार मान ली है। पोलैंड के आम चुनाव में विपक्षी नेता डोनाल्ड टस्क की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी हो सकती है। रविवार को संसदीय मतदान के बाद एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस PIS को बढ़त तो हासिल है, लेकिन शासन करने लायक पर्याप्त वोट नहीं मिले हैं। PIS और उसके नेता जोरोस्लाव केजेंस्की को 36.8% वोट मिलने की उम्मीद है, जबकि डोनाल्ड टस्क के सिविक प्लेटफॉर्म को 31.8% वोट मिल सकते हैं। इप्सोस द्वारा किए गए एग्जिट पोल के अनुसार दो अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सिविक प्लेटफॉर्म को पोलैंड की संसद के निचले सदन सेजेम में 460 सीटों में से 248 सीटें मिल सकती हैं। अगर अंतिम परिणाम सर्वेक्षण से मेल खाते हैं तो PIS को सरकार में तीसरा कार्यकाल सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इसके संभावित गठबंधन सहयोगी धुर दक्षिणपंथी परिसंघ को केवल 6.2% वोट मिलने की उम्मीद है, जो कि केवल 12 सीटों के बराबर है। कड़े मुकाबले वाले चुनाव के अंतिम नतीजे आज देर रात या मंगलवार से पहले आने की उम्मीद नहीं है। दुनिया भर में आज विश्व खाद्य दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया में भुखमरी की समस्या से निपटना और दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे ना छोड़ें। 1981 में पहले विश्व खाद्य दिवस से दुनिया भर के देशों में इस दिवस को मनाने की एक परंपरा रही है। पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें एक की मौत हो गई है और 35 लोग घायल हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में आए तेज भूकंप के झटकों के बाद हजारों लोग मारे गए हैं और पूरे गांव तबाह हो गए हैं। अफगानिस्तान के लोग एक के बाद एक भूकंप के तेज झटके महसूस कर रहे हैं। इसमें अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में आया भूकंप सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से कई अधिक भयावह है।
संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि एक हफ्ते पहले मारे गए लोगों में 90% से अधिक महिलाएं और बच्चे थे। बुधवार को 6.3 तीव्रता के दूसरे भूकंप ने गांव को तबाह कर दिया है। सैकड़ों मिट्टी ईंट के घर नष्ट हो गए हैं जो इतनी ताकत का सामना नहीं कर सकते थे। स्कूल, स्वास्थ्य क्लिनिक और अन्य ग्रामीण सुविधाएं भी ध्वस्त हो गई हैं। कई क्षेत्रों में भूकंप ने इस हद तक तबाही मचा दी है कि रेस्क्यू कर्मचारियों की संख्या वहां के जीवित लोगों से ज्यादा लगने लगी है। खेल की खबरों पर नजर डालते हैं। 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों को विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार का मुंह देखना पड़ा था। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली है। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहा है, जबकि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीलंका की बात करें तो टीम की कप्तान कुसुल मैंडिस के हाथों में होगी। दरअसल दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हो गए हैं। वनडे विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम रविवार शाम पुणे पहुंच गई है। टीम गुरुवार को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर होगी। भारतीय टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में टीम को जीत मिली है। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को और तीसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और पूर्व खेल मंत्री मनोहर सिंह गिल का आज नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उनका नई दिल्ली के एक अस्पताल में बीमारी के बाद निधन हो गया था। वे 86 वर्ष के थे। गिल दिसंबर 1996 और जून 2001 के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC के पद पर रहे थे। गिल कांग्रेस सदस्य के रूप में राज्यसभा पहुंचे थे और 2008 में उन्हें केंद्रीय खेल मंत्री बनाया गया था। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की दायिका है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन की हर समस्या और संकट दूर हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत ही फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के दूसरे दिन आज देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह आरती की गई। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के चारों धामों और एक ताजा खबर आ रही है। नोएडा के चर्चित निठारी कांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आ रही है। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निठारी कांड में दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर की अपीलों को मंजूर कर लिया है। हाई कोर्ट ने गाजियाबाद की CBI कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया है। तो निठारी कांड से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा खबर है, हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनाया है फैसला। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल की थी अपील। और हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। इस रविंद्र हैं हमारे साथ संवाददाता। रविंद्र, क्या है ये बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से निठारी कांड की? देखिए, निठारी कांड जब खुला था तो पूरे देश और उत्तर प्रदेश को हिला गया था। लगता था कि ये बड़ी घटना है, लेकिन जो पुलिस की कार्रवाई है, जिस तरीके से तथ्यों को एकत्र किया जाना था, शायद उसमें कहीं कमी रह गई, जिसके कारण सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को सजा जो है वो रद्द कर दी गई है। और हाई कोर्ट ने कहा कि जो सबूत और गवाह हैं वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये घटना में इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट था, तो इस कारण हाई कोर्ट ने इनकी सजा रद्द कर दी है। हालांकि रिम्पा हल्दर मर्डर केस में इन दोनों लोगों पर सजा मतलब जारी रहेगी, लेकिन बाकी मामलों में सजा रद्द कर दी। एक बड़ी घटना है जिसको लेकर के पूरा देश और दुनिया हिल गई थी। पूरा उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जो पुलिस है वो आरोपों के घेरे में थी। उस पर जो निर्णय आया है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का निर्णय है, साक्ष्यों के आधार पर आया होगा, इसलिए इसको सभी स्वीकार कर रहे हैं। जी, साथ ही अब आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब ये तो बरी हो गए हैं। जो 14 अर्जियां हुई थी उस पर जो मामला, उस पर जो सुनवाई हुई, अब उस पर इनको रिहाई मिल चुकी है। अब आगे की कानूनी कार्यवाही कैसे चलेगी?
देखिए, सीबीआई को अब आगे का अपना पक्ष रखना, सीबीआई से सहमत होती है नहीं होती है तो अगला कदम सीबीआई को उठाना, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या वो बताएगी नहीं हमने ये तथ्य दिए थे और इनको नहीं सुना गया। क्योंकि जब ऊंची अदालत जाते हैं तो केवल यही होता है कि हमारे इन तथ्यों पर कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया, इनको नहीं सुना है और इसको आधार बनाया जाए। तो सुप्रीम, अब सीबीआई को अगला कदम तय करना है कि क्या इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस मामले को लेकर के, या पूरा रिव्यू याचिका दाखिल करेगी। तो जो सीबीआई कोर्ट ने पहले ही इसमें फांसी सजा दी थी, तो अब आगे का भी काम सीबीआई का है कि सीबीआई अगला क्या कदम उठाती है। बिल्कुल, मैं आपसे साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, अगर आप बताना चाहें, जो निठारी मामला था बहुत ही चर्चित मामला था, क्या था ये मामला और कैसे इन्हें बरी मिली है? ये निठारी कांड नोएडा का इतना घटित मामला था कि कई बच्चियों के मर्डर किए गए थे, उनके अवशेष मिले थे, तमाम ऐसी चीजें पुलिस ने उस समय साक्ष्य में रखा था कि लगा कि ये सुरेश कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर इस घटना में पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसी आधार पर उन पर फैसला सुनाया और सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा दी थी। लेकिन ये जब पिटीशन हाई कोर्ट आई और हाई कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि हमको हमारे किन मामलों को नहीं सुना गया, किन चीजों की अनदेखी की गई है, तो हाई कोर्ट ने पाया कि कोई सीधे साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं कि ये घटना में ये लोग इन्वॉल्व थे, इसलिए इनकी सजा रद्द कर दी गई है और इन मामलों में इनको बरी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र सिंह आपका हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है निठारी कांड को लेकर, जहां 2 आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोहली को बरी मिल गई है, उनकी अपीलें मंजूर हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।